हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी भाई। आज लेकर के आए नई वीडियो जिसमें है कि बीज वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री दोनों में। आज हम देखेंगे भैया बीज कैसे कैसे बीज होते हैं, किस प्रकार से कुछ संरचनाएं बताई गई हैं यहाँ पर के कुछ बीजों के बारे में बात भी की गई है यहाँ पर। और लास्ट में यहाँ पर आपको असंघजनन एपोमिक्सिस बताया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तो भैया चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बीज हेडिंग मतलब सीड है ना। तो पौधे में भैया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीड ही है, क्योंकि यार देखो अगर आप सीड नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट भ्रूण को आप बो नहीं सकते हो, मतलब आप खेतों में कैसे डालोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भ्रूण को संजो कर नहीं रख सकते, सेव करके नहीं रख सकते बहुत दिनों तक, तो इसलिए बीज होना आवश्यक है। यहाँ लिखा है आवर्त बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज है। नीट में पहला स्टेटमेंट जो आपका आएगा पेपर में वो यही आएगा। सवाल है ये, आपको लग नहीं रहा होगा सवाल, लेकिन स्टेटमेंट रहता है कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। बिल्कुल सही सवाल, ठीक है। आप वहाँ भ्रूण लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ आप अगर जाइगोट युग्मनज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बीज होता है। फिर लिखा है इसको प्राय एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है, मतलब निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। ध्यान रखना, बीजांड निषेचन के पश्चात बीजांड आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष, तो वो तो हमने बताया ये पीछे, भ्रूण अक्ष होता है, बीज पत्र होते हैं, बीज का आवरण होता है। समाहित होता है भ्रूण का बीज पत्र, एक सरल संरचना होती है। प्राय आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई संरचना होती है, जैसे कि लेग्यूमिनस। तो राजमा वाजमा में आपने घर पे देखा ही होगा, मूंगफली, राजमा, दालों, इनमें सबने देखा होगा बड़े बड़े से बीज पत्र होते हैं और बहुत सारा भोजन जो है वो संचित करके अपने अंदर रखे होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। यहाँ से आपके पेपर में कुछ सवाल आते हैं। सवाल भी कैसे, ये पूछा जाता है कि गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस बीजों के बारे में बताइए। तो भैया ध्यान रखना, जिन बीजों में निषेचन के पश्चात, ध्यान रखना, डेवलपमेंट के बाद, सॉरी निषेचन हो जाएगा, फिर आपकी भ्रूणपोष बनेगी, भ्रूणपोष बनने के बाद आपके भ्रूण का निर्माण होगा। अगर आपका परिपक्व होने तक भ्रूण जो है, अगर वो आपका पूरी भ्रूणपोष खा लेता है तो बीज में भ्रूणपोष नहीं बचेगी। जैसा कि दालों वाले में आपने देखा है, राजमा वगैरह में भ्रूणपोष नहीं होती है। तो जिनमें नहीं होती भ्रूणपोष उनको कहते हैं गैर एल्बुमिनस। गैर एल्बुमिनस वो होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं होती। नॉन एल्बुमिनस ये है एल्बुमिनस रहित, ठीक है। एल्बुमिनस मतलब उसके अंदर भ्रूणपोष नहीं है। ये सवाल है इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना। आगे लिखा है गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, तो बचेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली आदि। एल्बुमिनस बीजों में ये सवाल यार एग्जाम्पल आपको याद रखने, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको भूल नहीं जाओगे एग्जाम्पल को, ठीक है ना, भूलना नहीं है ये। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण तो उपभोग नहीं हो पाता। तो जिन पौधों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाई जाती है या नहीं खत्म होती है, तो वो आपके एल्बुमिनस होते हैं। ज़्यादातर एक बीजपत्री पौधे जो बीज होते हैं उनके वो एल्बुमिनस होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा। जबकि जो ये अरंड है ना, अरंड है तो द्विबीजपत्री, लेकिन फिर भी इसमें भ्रूणपोष है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अलग से पूछते हैं। ऐसा द्विबीजपत्री पौधा जिसमें भ्रूणपोष होती है तो अरंड आप लगा करके आओगे। आगे लिखा है कभी कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च, ये इतना तगड़ा सवाल है ना, बहुत तगड़ा। काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को परिभ्रूण कोश कहते हैं। भैया देखो, सवाल अगर पेपर में आया कि पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म क्या होता है, ठीक है, या परिभ्रूणपोष क्या होता है, तो ध्यान रखना, पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष। अगर आपके बीज के अंदर बीजांडकाय, वैसे तो बीजांडकाय को सारी निलंबक ख़त्म कर देगी, निलंबक उसको भ्रूण को खिला देती है, लेकिन अगर किसी में बच गया बीजांडकाय तो बचे हुए को परिभ्रूणपोष कहा जाता है।
जैसा काली मिर्च में है और चुकंदर में। ये दोनों एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और ये भूलना नहीं है बीट रूट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़रूर ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पेरिस्पर्म। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है बीजांड अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। इन्होंने लिखा है कि बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। तो आपको मैं बता दूं, बीजांड के जो आवरण होते हैं उसमें जो दो होते हैं, एक तो आउटर यानी बाह्य और एक होता है इनर। तो वो आपके बदल जाएंगे बीज के कवर में। तो बाह्य अध्यावरण जो होगा, अध्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं इंटेगुमेंट। तो जो आउटर इंटेगुमेंट होगा वो तो कहलाएगा टेस्टा, बीज में जब बीज में बन जाएगा तो टेस्टा कहलाएगा, और इनर वाला कहलाएगा टैगमन। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, टैगमन। तो दो कवर होते हैं बीज में, जहाँ जिन बीजांड के अंदर दो अध्यावरण होते हैं, दो कवर होते हैं, उन बीजों में भी दो ही कवर होते हैं, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टैगमन। ये ध्यान रखना। फिर आगे लिखा है बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। देखो बीजांड द्वार जो का तो रह जाएगा, जिससे हमें गैसेस वगैरह जाती आती रहें। बीजांड वृंत वगैरह जो हैं, फ्यूनिकल वगैरह, वो ख़त्म हो जाएंगी। बीजांड काय ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं बताया जैसे बच जाता है ऊपर, आपको कुछ जगह पर बच भी जाता है बीजांड काय, जैसे आपका उसमें भी बच जाता है, कुमुदनी के पुष्प सुने होंगे आपने, वहाँ भी बच जाता है, लेकिन ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। बीजांड वर्त खत्म हो जाएगा, एंथर, सेपल, पेटल, दल, परिदल सब गिर जाएगा। और बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। तो भैया केवल बीज में आपका जो बचेगा वो बीजांड द्वार बचा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे बीज परिपक्व होगा उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगेगी तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाएगा। फलस्वरूप सामान्य चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की धीमे पड़ने लगता है, भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है। इसे प्रसुप्ति कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब आपका बीज जो है वो प्रसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी में चला जाता है, प्रसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी के अंदर चला जाएगा जब आपका बीज, तो उस समय उसमें क्या हो जाता है? तो आपका उत्तर ये होगा कि उसमें उस समय पर उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। ये सवाल आएगा पेपर में ना, ऐसे पूछते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा उसका, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आप ध्यान रखोगे। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, एंड जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां मिली, अगर आपके बीज को नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन वगैरह मिली तो फिर वो अंकुरित हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान रखना। जब बीज आपका डोरमेंसी में होता है, जैसे अनाज की टंकी में रखा हुआ बंद है, तो उस समय पर उसमें जो सामान्य उपापचयी क्रियाएं हैं ना, वो सारी बंद हो जाती हैं, ठीक है। फिर लिखा है जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में बनता है। तो हमें ध्यान रखना एक बात का, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। मतलब जैसे जैसे का मतलब साथ साथ, ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बीज बनेगा फिर फल बनेगा। फल बाहर बनता रहता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता रहता है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता रहता है, दोनों बातें इकट्ठी चलती रहती हैं। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता रहता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं। मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु क्रियाएं विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण, उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, इसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या फलों के अंदर बीजों की संख्या से कोई संबंध है? देखो ऐसा है जी, बिल्कुल संबंध है। अगर एक अंडाशय के अंदर बीजांड ज़्यादा होंगे तो उतने ही फलों के अंदर बीज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीजांड ही आपका बीज बनता है। ये कोई बात नहीं है कहने की, ना समझने की, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आसान है। तो ऊपर आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के, इनको बस ज़रा सा देखते हुए चलते हैं फटाफट से। इसमें आपको देखना है ये आपका कैस्टर का, अरंड का बीज है, ठीक है, कैस्टर का या अरंड का बीज है, द्विगुणित होता है, सॉरी द्विगुणित कह रहा हूँ, द्विबीजपत्री है, बीजपत्र 2 हैं इसके अंदर। दूसरी बात है इसमें आपका क्या खास बात होती है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो आपका अंत्य अध्यावरण होता है ना, ध्यान रखना, अंत्य
अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट से एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे बीज चोलक कहते हैं। बीज चोलक या कैरंकल। तो यार ये सवाल आ जाता है कई बार इस फोटो से, आपको ध्यान से याद रखना है। कैरंकल कहते हैं इसको, ठीक है। नीचे आपको जो डायग्राम मिलेगा, इसमें बाकी कुछ नहीं आएगा पेपर में ना, नीचे आपको इसका ध्यान रखना है, इसकी जो भ्रूणपोष होती है उसमें वसा भरी होती है। ये सवाल है, याद रखना। नीचे आपको ये मिलेगा, इसका में जो आपको ये प्याज का है, अनियन का है। प्याज में आधा पे आएगा, हमें तो हिंदी बहुत सालों से पढ़ी नहीं यार। प्याज का है ये, इसमें ध्यान रखना। इसमें आपका कर्व्ड एम्ब्रियो है, ये सवाल आएगा। घूमा हुआ भ्रूण, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ आपको एक मिला है मेज का, मक्का का आपको बीज दिखाई दे रहा है। इसमें आपको भ्रूणपोष लिख रही है। ये सवाल है, ये भ्रूणपोष स्टार्च की बनी हुई होती है। यहाँ पर एक बात है कि जो फल भित्ति है उसमें ये एंडोस्पर्म और ये सब मिक्स होती है, मतलब पता नहीं चल पाता आपको बीजांड की दीवार और फल की दीवार कहाँ होती हैं। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं, फल हैं, ये बीज नहीं होते, एक्चुअली फल होते हैं। इनको कैरियोप्सिस फल कहा जाता है। सवाल है ये, गेहूं को भी और इसको भी कैरियोप्सिस फल कहते हैं। इसमें आपको जो है ना, ये भ्रूणपोष की बाहर की लेयर है, इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, एल्यूरोन परत। इसकी खास बात है कि ये प्रोटीन की बनी हुई है, बाकी अंदर स्टार्च है, बाहर की परत प्रोटीन की होती है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये त्रिगुणित होती है। जैसे आपका भ्रूणपोष आपकी त्रिगुणित होती है ना, इसी प्रकार ये भी त्रिगुणित होती है। ये सवाल आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी आप पीछे देख कर आए, स्कूटेलम बीज पत्र है और बाकी सब तो वही है। नीचे फिर आपको ये सेब दिखाया और ये दिखाई है स्ट्रॉबेरी। ये दोनों आपके कूट फल हैं। सूडो मतलब ओवरी जो अंडाशय है वो यहाँ फल नहीं बनाती। बाकी आपका जो थैलेमस होता है जिसके ऊपर पुष्प रखा होता है वो आपका बड़ा होकर के अंडाशय को, इसको देखो अंडाशय है, ये अंडाशय है। इसको रंग देता हूँ, लाओ छोटा सा कलर कर देता हूँ। इसको इन्होंने अंदर से, इसको ये अंडाशय वाला हिस्सा था ना, इसको पूरे को नीचे से जो पुष्पासन है आपका उसने कवर कर लिया है, ठीक है। तो बाहर जो खाने वाला भाग है वो आपका पुष्पासन है, ये पुष्पासन लिखा है ना। तो ऐसे फल आपके कूट फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट, झूठे फ्रूट होते हैं। तो सवाल आता है कि एप्पल में आप कौन सा भाग खाते हो, आपका उत्तर होगा पुष्पासन खाते हैं। आगे आप ध्यान रखना, ये स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा ही है, यहाँ भी आप पुष्पासन ही खाते हो। ये दोनों आपके फॉल्स फ्रूट हैं। इसका सवाल पूछा जाएगा तो आंसर कर देना आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर भैया। नेक्स्ट पेज पर यहाँ लिखा है, अधिकतर पादपों में जब एक अंडाशय से फल विकसित होता है तो उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। तो ये सवाल है, सीधा सीधा याद करना है बस आपको यहाँ से, किस किस में, सेब में, अखरोट में, स्ट्रॉबेरी में, इनमें बताया, तीनों में आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इनको आभासी फल या इनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ये सवाल है भाई, है ना। फिर लिखा आगे कि अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ फल, ये सवाल है, यहाँ से ध्यान रखना, यदि बिना निषेचन के फल विकसित हो गया है तो ऐसे फल अनिषेकित फल कहलाते हैं। इसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी मतलब आपका फल बिना निषेचन के पक गया है, मतलब आपका अंडाशय से निषेचन हुए बिना ही फल बन गया है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है जी। समझ आई आपको बात। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, इसका उदाहरण है केला। तो आपको केवल यही पूछेंगे, भैया अनिषेक फलन का एग्जाम्पल बताइए। अनिषेक फलन का एग्जाम्पल है केला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल आएगा पेपर में। बस यही सब ध्यान रखना, बिना निषेचन फल, इतना शब्द आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट होगा, लगा देना, ठीक है।
अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित करते हैं। तो भैया देखो, अगर आपको जानबूझ के किसी में ऐसा कराना है, ऐसा ही मतलब बिना निषेचन के फल बनवाना है, तो वहाँ पर आप ऑक्जिन हार्मोन का छिड़काव कर दो। ऑक्जिन हार्मोन का छिड़काव करने से ये होगा कि आपका जो फल है वो बिना निषेचन के ही परिपक्व हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है बीज अनावर्त बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। तो भैया बीज का सवाल अगर बोर्ड में आए तो थ्योरी में लिखना होता है। यहाँ से बोर्ड के पेपर में आप पूछा जाएगा तो ये सवाल बता के आना होता है कि बीज आवर्त बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये समझिए कि बीज का फ़ायदा क्या है। मतलब इस पैराग्राफ में आपको बीज के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। बीज के फ़ायदे क्या होते हैं, यहाँ लिखा, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र हैं, तो बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। ये ध्यान रखना, बीज का रचना जो है वो जल पर निर्भर करती है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। तो यार ये बात ऐसी है, अगर आपके बीज ना होते तो आप ऐसा थोड़ी कर पाते कि सारी जगह गेहूँ बो देते अलग अलग जगहों पर ले जा करके। तो बीज की मदद से ये संभव हो पाया कि आप उसे अलग अलग क्षेत्रों में उगा सकते हो। फिर लिखा, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण के लायक ना हो जाए। देखो, इनमें बीज पत्र होते हैं और बीज पत्रों में रहता है भोजन संचित। तो भाई फ़ायदे की बात है ना, जब तक आपका भ्रूण जो है उसमें पत्तियां ना निकल जाएं, उग ना जाए, तब तक वो प्रकाश संश्लेषण करने ना लग जाए, तब तक आपका वो जो है ये उसको भोजन देता रहता है। बीज पत्रों में जो उनके संचित भोजन होता है वो देता रहता है। ठीक है, फिर लिखा है, युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण जो होता है वो संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन से बना होता है तो विविधता उत्पन्न भी करता है। विविधताएं आती हैं लैंगिक जनन की मदद से। ये फ़ायदा होता है कि इसमें विविधताएं लाने में मदद भी करता होता है। ठीक है, आगे चला है, ये सवाल बोर्ड में आएगा, करके आ जाना, बोर्ड का सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है, बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल आएगा यहाँ से कि बीज के भंडारण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आपका उत्तर होगा भैया, एक तो पानी नहीं होना चाहिए और एक डोरमेंसी होनी चाहिए। मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म है, क्रियाएं रिएक्शंस हैं, वो स्लो हो जानी चाहिए, तेज़ ना रहें, वो चलती ना रहें, जिससे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वरना टंकियों में रखा हुआ जो अनाज होता है, आपका अनाज होता है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है वो भंडारित ना क्या खेती करना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खेती कैसे करेंगे फिर हम। तो अगर बीज भंडारित ना हो सकता हो तो दिक्कत हो जाएगी ये तो। ठीक है, नीचे एक पैराग्राफ है, 2 सवाल इस पैराग्राफ से आपसे सदियों से पूछे जा रहे हैं, मतलब सालों से पूछते हैं। तो वो 2 सवाल क्या होते हैं आपके, वो 2 सवाल आपके ये होते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि बीज को कितने दिनों तक संचित किया जा सकता है, कितने दिनों तक बीज आपका जीवित रह सकता है, बीज के अंदर भ्रूण। ठीक है ना, तो भ्रूण की बात होगी, बीज का क्या जीवित रहेगा, बीज के अंदर भ्रूण जीवित कब तक रह सकता है, मतलब ये बात यहाँ बताई जाएगी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वायबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो आपका कब तक वायबल है, कब तक उग सकता है। तो ये कह रहे बीज के प्रक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में जीवन की क्षमता के कुछ महीनों में ही खत्म हो जाता है, बहुत सारी में कुछ सालों तक भी रहता है। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं। जैसा कि 2 एग्जाम्पल ये रहा, याद करने हैं बस, यहाँ से 2 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। जैसे कि एक तो यार ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये नाम याद हो बिल्कुल एकदम। ये कहाँ से मिला, आर्कटिक टुंड्रा से मिला गया, 10,000 वर्ष पुराना है। बस सवाल क्या है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस का बीज आर्कटिक टुंड्रा से मिला जो 10,000 वर्ष पुराना है। एक सवाल बस इतना याद रखना है आपको। दूसरी बात है, हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन अक्षम बीज फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा का है। तो ये सवाल ये भी है, फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो कि आपका वो होती है खजूर, उसका है, जो कि आपका मर्त सागर के पास किंग हेरोड महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला। तो यार ये पूरी लाइनें पूछी जाती हैं ऐसी ऐसी पेपर में। फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा का सीड कहाँ से मिला है ये पूछा जाएगा भैया, जगह पूछी जाएगी, कितने वर्ष पुराना है ये पूछा जाएगा। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं।
आगे है पुष्पीय पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों के विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर करें। तो ये प्रश्न सारे बिल्कुल बेहुदे हैं, आप अपने आराम से इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से कुछ और आए ना आए, पूरे पैराग्राफ से आपको ये सवाल नीट में मिलता है, बस इनको याद रखना। ये सवाल पूछते हैं नीचे दिए गए पौधों में से कौन प्रजाति परजीवी पौधे हैं। तो यार ये बस सवाल है, मैं तो जो सवाल आएगा वो बता रहा हूँ, ठीक। ऊपर तो बकवास है सारी, पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। यहाँ लिखा, ये सवाल आएगा पेपर में, बस पूछा जाएगा डायरेक्ट कि भैया बताइए कौन पैरासिटिक प्लांट है, बस पैरासिटिक प्रजाति के पौधे हैं। ऑप्शन में रहेगा ओरोबैंक स्ट्राइगा, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आगे और बात है, लिखा है कि आपने फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंजीर का बीज छोटा होता है, बस और कुछ नहीं, और उसमें से प्रत्येक अंजीर का पौधा बहुत सारे बीज पैदा करता है। तो ये ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इसमें सवाल ज़्यादा बनते नहीं कुछ भी। नीचे लास्ट टॉपिक है जो आपका, वो असंग जनन है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो भैया देखिए ऐसा है, ये है क्या, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। असंग जनन अलग मसला है, बहुभ्रूणता अलग मसला है। असंग जनन से बहुभ्रूणता हो जाती है, ये अलग बात है। इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई मेरे एपोमिक्सिस, और कहते हैं पोली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। तो भैया एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी है क्या चीज़। देखिए ऐसा है, समझने वाली टॉपिक है, हल्की सी, जरा सा समझदारी की चीज़ है, आप ध्यान से समझना। ये आपका बीजांड है, फिर से बीजांड बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका बीजांड है इस तरह से। इसमें हमने पढ़ा था कि भैया बीजांड के अंदर से कोई एक कोशिका जो कि आपकी बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका है ये एक्चुअली, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका औरों से अलग हो जाती है विभेदन के पश्चात, और फिर इसमें विभाजन होकर के अर्धसूत्री विभाजन से 4 बीजाणु बनते हैं, 4 दीर्घ बीजाणु बनते हैं। उनमें से 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। जो एक बचता है वो अगुणित होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो चारों के चारों अगुणित थे। अगुणित वाले से एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं भ्रूण कोश, है ना, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। तो आपको पीछे जाकर के वीडियो देख के समझ सकते हो भ्रूण कोश कैसे बनती है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। भ्रूण कोश बनती है, भ्रूण कोश के अंदर आपका होता है अंडा, एग, बाकी चीज़ें भी होती हैं, हमें तो बताना है एग। ये अगुणित होता है क्योंकि भ्रूण कोश भी अगुणित होती है। अगर हम ये कहें कि बीजाणु मात्र कोशिका ने सीधे ही सूत्री विभाजन करके आपकी ये बना दी भ्रूण कोश, सीधे ही सूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश बना दिया, तो भाई ऐसी भ्रूण कोश के अंदर जो अंडा होगा वो भी तो द्विगुणित होगा, क्योंकि विभाजन सूत्री हुआ है। वो सूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या तो ऊपर नीचे नहीं होती ना। सूत्री विभाजन के टाइम पर गुणसूत्र जितने होते हैं प्रारंभिक कोशिका में, मात्र कोशिका में भी उतने ही आगे रहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, ये बात आपको पता है। तो ऐसा एग आपका क्या होगा, द्विगुणित होगा, और द्विगुणित एग आपका सीधे डायरेक्ट भ्रूण बना सकता है, जाइगोट की तरह काम करेगा, और जब भ्रूण बन जाएगा तो बीज भी बन जाएगा। तो अगर पौधे में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए और भ्रूण बीज बन जाएगा, फिर वो भ्रूण कह रहा हूँ बीजांड बीज बन जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे असंग जनन, एपोमिक्सिस, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके से होती है, दोनों तरीके आपको बताऊंगा, पहले आपको समझ में आ गया होगा बिना निषेचन के भ्रूण बनना। तो एक बार पढ़ो पहले, फिर आगे चलते हैं। लिखा है, यद्यपि सामान्य तौर पर बीज का निषेचन के परिणाम है कुचेक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया तथा घासों के, ये सवाल याद रखना है यहाँ से, एस्ट्रेसी फैमिली और घासों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। तो ये सवाल आप पे पेपर में यही आएगा, बिना निषेचन वाला ही, बस और कुछ नहीं आता, यही आता है, ठीक है। आगे से भी आएगा पर ये ध्यान रखना, बिना निषेचन के बीज, बिना निषेचन के बीज तो है एपोमिक्सिस,
बिना निषेचन के फल है पार्थिनोकार्पी। फल अलग चीज़ है, बीज अलग चीज़ है। फिर यहाँ लिखा है बिना निषेचन के पैदा किए हुए फल को क्या कहते हैं। इस पर फल को तो पता ही है क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है। एक तरह से अलिंगीय प्रजनन मतलब यहाँ मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन तो हुआ नहीं है, ना यहाँ जो है युग्मकों का निषेचन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है, क्योंकि बीज बन रहा है, लैंगिक प्रजनन में बीज बनता है, तो ये बीज तो बनता है लेकिन वो अलिंगी टाइप का हो गया, मतलब उसमें आपका जो युग्मक थे उनका निषेचन नहीं हुआ। फिर लिखा असंगजनीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं, ये ध्यान रखना। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना ध्यान से, अब देखो ये यहाँ से बताया पहला नंबर 1 तरीका है ये क्या, कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका। भाई द्विगुणित अंडकोशिका तो जैसे बनेगी, मैंने बताया कैसे बनी है, पहले आपका भ्रूण वो बनेगा, पहले आपकी भ्रूण कोश बनेगी, फिर भ्रूण कोश के अंदर आपका जो अंडा होगा वो द्विगुणित होगा, उससे आपका डायरेक्ट भ्रूण बनेगा। तो ये लिखा है इन्होंने, सीधे लिख दिया कि प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण बना देते हैं। प्राय कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू, ये दूसरा चल गया, यहाँ से दूसरा चल गया, ये पहले वाला था। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी उसको कहते हैं जो मैंने आपको समझाया है। डिप्लोस्पोरी में बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ना, उससे डायरेक्ट बन जाता है आपका वो, बीजाणु मात्र कोशिका से डायरेक्ट आपका वो फॉर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये डिप्लोस्पोरी कहलाता है। यहाँ लिखा है प्राय कई अवसरों पे, जैसा कि कुछ नींबू, सिट्रस तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोश में प्रोद्बधी प्रोट्रूड होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित होती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में अधिक भ्रूण को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यार ये समझना पड़ेगा अब क्या है। देखो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा है भाई, ये आपका बीजांड है, फिर से बीजांड, ठीक है जी, ये बीजांड के अंदर अध्यावरण है उसके, है ना, और ये अंदर भ्रूण कोश है ये, और भ्रूण कोश में एक सामान्य अंडा है जो कि अगुणित है। तो ये कह रहे हैं अगर बराबर में से बीजांड काय की कोशिकाएं इसके अंदर घुसने लग जाएं, और बीजांड काय की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, अध्यावरण की कोशिकाएं इसके अंदर घुस जाएं बड़ी होकर और ये द्विगुणित होती हैं, और ये सारी कोशिकाएं अंदर जा कर के भ्रूण बना लें, पहले जाइगोट की तरह काम करें फिर ये भ्रूण बना लें, और जो सामान्य अंडा है ये, इसका निषेचन होकर भ्रूण बनेगा, इसका तो निषेचन होकर बनेगा ना। जो सामान्य भ्रूण कोश है उसमें सब कोशिकाएं अगुणित होती हैं, बाहर से आपकी बीजांड काय की कोशिकाएं अंदर घुस गई, वो डिप्लॉयड होती हैं, मतलब वो आपकी द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, वो सीधे ही अंदर जाके जाइगोट बनाती हैं, भ्रूण बना रही हैं, और ये निषेचित होकर भ्रूण बनाएगा। तो इस प्रकार तो इसके अंदर आपके एक ही बीजांड के अंदर कई सारे भ्रूण हो जाएंगे ना। तो जब एक ही बीजांड के अंदर कई सारे भ्रूण हो जाएंगे तो इसको बहुभ्रूणता कहा जाएगा, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। आई समझ में बात। बहुभ्रूणता के कई तरीके हैं, जिनमें से जो यहाँ पर बताया है ये वाला आपको, ये इसका अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सवाल है ये, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक, कैसा गंदा लिखा ना, पढ़ लेना, अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है जी, अब आप पढ़ो एक बार, यहाँ का लिखा है, वापस से पढ़ते हैं दोबारा। यहाँ लिखा है कि भैया ऐसा है कि भ्रूण, ये कह रहे किसकी किसकी कोशिकाएं, नींबू में और आम में, या एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि नींबू आम के अंदर आपकी बराबर से बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर के उसमें घुस जाती हैं अंदर, प्रोट्रूड का मतलब अंदर घुस जाती हैं, तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में एक बीजांड में अधिक भ्रूण होते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, पेपर में आएंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है संतरे के कुछ बीजों को लें, उसे छील करके देखें, मरोड़ें, उनमें आपको
कई भूण मिलेंगे। तो यार संतरे में ऐसा है, संतरा क्यों कहा इन्होंने, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आपके ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले संतरे में ही ढूंढी थी ये बहुगुणता, इसलिए पूछ रहे हैं। बहुगुणता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में ही खोजी थी 1791 में। ठीक है भाई, तो ये सवाल इसलिए संतरे को कह रहे देखें, तो आप ध्यान रखना, ये भी सवाल आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे लिखा है लास्ट पैराग्राफ, जो कि है बहुत छोटा सा, फटाफट पढ़ देते हैं। बहुत सारे हमारे खाद्य शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। तो भैया ये कह रहे हैं कि हमारे हाइब्रिड प्लांट आजकल उगाए जाते हैं। संकर किस्में मतलब हाइब्रिड प्लांट होते हैं। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है, हमें बिल्कुल पता है। हाइब्रिड बीज जो होते हैं, संकर बीज जो होते हैं, वो आपकी उनकी एक समस्या है कि आपको बाज़ार से ही लाने पड़ेंगे बार बार। आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर में आप उगा लें उनको, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप अपने प्लांट के बीज बार बार बो दोगे, वैसी प्रोडक्ट नहीं आने की, हर साल प्रोडक्ट आपकी बदल जाएगी। फिर लिखा एक समस्या है कि उन्हें हर साल उगाया पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संगठित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी, अलग हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वह संकर बीज की विशेषता को यथावत नहीं रख पाता। तो यदि ऐसा करें कि हम एक संकर प्लांट बनाएं, कोई हाइब्रिड प्लांट बनाएं, उसके बीजों को हम असंग जनन से बनवा लें, तो असंग जनन में तो आपका युग्मकों का निषेचन तो होता नहीं है, युग्मकों का मिलना तो होता नहीं है, युग्मकों का फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अलिंगी हो जाएगा और उसके जो कैरेक्टर होंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, पृथक नहीं होने के। ये बात आपको अनुवांशिकता वाले चैप्टर में समझ में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, टफ है थोड़ी सी। लिखा है यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होंगी। संकर मतलब असंग जनन से तो वैसा का वैसा ही बनता है ना, क्योंकि ये एक तरह से बीज तो बना ही रहा है पर अलिंगी टाइप का ही होता है ये। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं होती। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर के विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध चल रहे हैं। किस्मों में असंगजनित जीन्स की स्थानांतर की भैया ठीक है यार, ये समझ नहीं आएगा तो अभी हम इस पर ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, हमें पता है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध हो रहे हैं और संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को डाला जा रहा है। मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्लांट बना रखा हाइब्रिड वाला, तो आप उसके बीज खुद ही घर ही बोलें, मतलब उसके बीज ही अपने अगले साल से आपको सोसाइटी में जा कर के ख़रीदने ना पड़े। तो उसमें अगर आप असंग जनन लगा करके कर लोगे अगर, तो उसमें बीज आएंगे और उनमें कैरेक्टर भी वही रहेंगे जो उसके पेरेंट्स में थे। लेकिन अगर निषेचन करवाओगे, लैंगिक जनन करवाओगे, तो कैरेक्टर जो है वो पृथक हो जाते हैं, ऐसे चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ भैया हमारा हो जाता है चैप्टर ख़त्म। तो देखिएगा ऐसा है, लगातार सारी वीडियो देखिएगा तब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन गारंटी होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है ना, एक एक लाइन जो जो सवाल जहाँ जहाँ बताया गया है वो पेपर में आएगा, वही आता है, सदियों से वही आ रहा है, बस लोग पढ़ते नहीं। एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा टफ होता है, तो आपकी बोर्ड में मदद करेगी, नीट में तो मतलब करेगी, बोर्ड में तो मतलब करके छोड़ेगी, ऐसा नहीं है आपके, इसके बिना आप कर नहीं सकते हो, बोर्ड नीट कुछ नहीं कर सकते हो, ये महान किताब है। और भैया हम पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आप आशा करते हैं आपसे कि आप वीडियो पूरी देख रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर देना, वो सब बातें तो ठीक है, आप कर ही दोगे सब्सक्राइब तो, और आपका सिलेक्शन हो, भगवान से यही उम्मीद कर आशा करते हैं। ठीक है, कृपा आप पे बनाए रखें, घर में सही रहेगा, सब बच्चे सब लोग कोरोना से बचें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत 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 ज़्यादा। चलिए मिलते हैं।